हेलो स्टूडेंट्स, हमारा धारा विद्युत हमारी यूनिट चल रही है और धारा विद्युत यूनिट में आज हमने आपको धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध स्थापित करना सिखाना है। बहुत बढ़िया आपका टॉपिक है, बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से बहुत आसान भी है और इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम धारा और अनुगमन वेग यानी कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध स्थापित करते हैं। इससे पहले कि हम इस संबंध को स्थापित करें, थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से इसके कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, ये आपका मान लिया एक चालक है, ओके, एक चालक है, धातु चालक है, मान लिया एक धातु चालक है भाई ये। और इस धातु चालक में आप जानते हैं कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो कि विद्युत क्षेत्र के अभाव में इन पर कोई विद्युत बल नहीं लगता और ये रैंडमली इधर उधर गति करते रहते हैं, ओके, एक दिशा में इनका मोशन नहीं होता है। लेकिन जब हम क्या करें कि भाई इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर हम एक विद्युत क्षेत्र अप्लाई करा दें, एक तार के द्वारा एक बैटरी से इसको जोड़ करके, तो आपको पता है कि भाई ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये अधिक पोटेंशियल में आ जाता है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये कम विभव में आ जाता है। उसकी वजह से एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है जिसकी दिशा धन से ऋण की ओर, अधिक विभव से कम की ओर होती है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसमें आ गई। वैद्युत क्षेत्र स्थापित होने के बाद इस चालक में जितने भी आवेशित कण होंगे उन पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। इस चालक में फिलहाल आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगता है। आपको मालूम है कि भाई जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात जो ऋणावेशित कण होते हैं उन पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या लगता है, बल लगता है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अपना गति करना प्रारंभ कर देते हैं एक औसत वेग से, जिस औसत वेग को हम इनका अनुगमन वेग कहते हैं। मान लिया इनका अनुगमन वेग vd है, इसको x इसको y मान लेते हैं और मान लेते हैं इस चालक तार की लंबाई l है और ये भी मान लेते हैं साथ में कि भाई जो सबसे किनारे वाले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनको इस चालक तार की l लंबाई को चलने में t समय लगता है, अर्थात ये चालक तार यहां से यहां तक पहुंचने में t समय लगाते हैं। हमने ऐसा इसमें मान लिया। क्लियर है? इतना समझ में आपके आ गया? अब जरा देखिए कि धारा होती क्या है। देखो, हमें धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है तो धारा के बारे में तो समझना पड़ेगा भाई आपको। इसका जो ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है, इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से एक सेकंड में जितना आवेश गुजरेगा बस वही धारा की प्रबलता होती है। अब ये आवेश गुजरेगा कहां से? आवेश का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से गुजरेंगे? अरे भाई, जो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है वही तो गुजरेंगे। एक बात और समझिए, मैंने क्या बोला कि t सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन l दूरी तय करते हैं। इसका एक अर्थ और हुआ कि समय के शुरुआत में यानी कि जब t बराबर 0 है तब वैद्युत बल लगने के कारण इसके पास वाले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं सबसे पहले ये गुजरना शुरू करेंगे इधर, ओके। लेकिन उसके बाद फिर और इलेक्ट्रॉन और पूरे t सेकंड में, क्योंकि t सेकंड में इलेक्ट्रॉन l दूरी तय करते हैं, इसलिए t सेकंड के बाद सबसे लास्ट में ये वाले इलेक्ट्रॉन भी चलते चलते यहाँ पहुंच जाएंगे और ये भी यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। इसके पश्चात हम इसमें एक बात और करते हैं, बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी कि भाई जो आप समझे ये ठीक है, चलो उसको मैं आपको भी समझाता हूं। पहले जो समझाया उसे लिखवा देता हूं मैं आपको पहले, ठीक है। हम लिख देते हैं क्या, माना एक चालक तार, चालक लिख देते हैं, माना एक चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। a मान लिया भाई हमने, ये जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है भैया इसका क्षेत्रफल a मान लिया, ओके।
वह लंबाई L है। चलो लंबाई भी मान ली मैंने, इसमें लंबाई क्या है इसकी L है। ओके, माना विभवांतर स्थापित करने पर, विभवांतर स्थापित करने पर, विभवांतर किससे स्थापित होता है? बैटरी से। माना विभवांतर स्थापित करने पर चालक में E वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, वैद्युत बल। ओके, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करने लगते हैं। ये तो चलो कॉमन बात होगी, मैंने आपको बता दिया कि ऐसा इसमें होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति करवा दी हमने। ओके, इतना समझ में आ गया आपके। अब हम सबसे पहले धारा का मान निकालते हैं कि भाई धारा है क्या। मैंने आपको क्या बताया अभी कि इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में जितना आवेश गुजरेगा वो धारा का मान है। तो चलिए सबसे पहले धारा का मान ही निकालते हैं, धारा का मान ही लिखते हैं। माना चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A से, ठीक है, T सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, चलो यार, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, ओके, माना चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A से T सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित आवेश Q है। अरे भाई, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से गुजरेंगे, वैद्युत बल लगेगा, वो गुजरेंगे, तो भाई वो ले जाएंगे क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश तो ले जाएंगे। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻¹9 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन ले जाता क्या है? आवेश ले जाता है ना। तो उसी की बात कर रहे हैं कि भाई मान लिया T सेकंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गुजरे, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर गए, तो वो कितना आवेश ले गए? और भाई मान लिया वो आवेश क्यों ले गए, तो इसलिए तब वैद्युत धारा कितनी हो जाएगी? बोलिए आप, अपने आप बोलिए, वैद्युत धारा। अरे भाई मेरे समझ में आए ना आए कि आप क्या बोल रहे हैं, पर आप कम से कम मन में तो बोलिए। I = क्या हो जाएगा? Q/T। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब भाई यहां तक हम पहुंच गए, लेकिन हमें धारा और अनुगमन वेग में संबंध लाना है। अभी तक अनुगमन वेग Vd की तो एंट्री हुई नहीं है, Vd कैसे लाए? अब मैं आपको बताता हूं, बस यहीं से शुरुआत करनी है। सबसे पहले हमें देखना है कि T सेकंड में जो आवेश गुजरा उस आवेश का मान कितना है, और नंबर 2 उसके बाद T की वैल्यू निकालनी है, इसी समीकरण में रख देनी है और आंसर आ जाएगा। अब T सेकंड में इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से कितना आवेश गुजरा वो निकालते हैं। उससे पहले समझो, देखो, जैसे वैद्युत बल लगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों ने निकलना फटाफट शुरू कर दिया। क्यों? अरे वैद्युत बल लगने से इन सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों में बल लगेगा, लेकिन सबसे पहले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर होगा, इस अनुप्रस्थ परिच्छेद पे होगा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर होगा, वही तो बाहर आएगा। उसके बाद इसके पास वाला, और सबसे लास्ट में T सेकंड के बाद इनका नंबर आएगा, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T सेकंड में इसके पार निकल जाएंगे। तो T सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकले? जितने कि इसके अंदर है, ये सारे निकल गए। तो हम इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे भाई। अब वो निकालना तो बहुत आसान है, उसके लिए मानना पड़ेगा, हमें कुछ मानना पड़ेगा। देखिए, मानते हैं, माना चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n। मतलब क्या हुआ
कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, भाई यूनिट वॉल्यूम में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने मान लिया आपने n, तो पूरे आयतन में कितने हैं, पूरे आयतन में कितने होंगे, जो इसका आयतन है उसको n से गुणा कर दीजिए, पूरे आयतन में आ जाएगा कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। तो चलिए इसलिए लिख देते हैं, अब क्या लिखें, पूरे में लिख देते हैं, इसलिए चालक में, चालक के संपूर्ण आयतन या शॉर्ट लिख देते हैं, इसलिए चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, इस n से गुणा कर देंगे चालक का आयतन। ओके, चालक का जो आयतन है उसको n से गुणा कर दीजिए, बराबर n गुणा। अब चालक है क्या, चालक तो आपका एक बेलन है, और बेलन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल, डाइट कर देता हूं, आधार का क्षेत्रफल a गुणा ऊंचाई यानी कि लंबाई n। तो इतने हो गए भाई इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, आपने इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन निकाल दिए सारे के सारे, भाई कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना है, इसलिए चालक में आवेश, भाई जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों में आवेश होगा वही चालक में आवेश, चालक में आवेश, चालक में, चालक ये ना लिखो, चलो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में, ऐसे लिख दीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों में कुल आवेश, कुल आवेश, क्योंकि हम तो भाई उनकी बात कर रहे हैं ना, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं यहाँ से, उनकी तो बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा बोलो, n गुणा a गुणा l, ये तो आ गया आपका कुल संख्या, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है e, तो इन पर आवेश हो गया इंटू e कर दीजिए, और ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। आपने चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में कुल आवेश निकाल दिया। ये क्यों है, ये आपने निकाल लिया, Q की वैल्यू आपने निकाल ली, देखिए बस अब T की वैल्यू निकालनी है। सोचिए T है क्या, T है कि भाई एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को y सिरे से x सिरे तक जाने में कितना समय लगा, यही तो T है। ओके, अगर आपसे ध्यान से देखें फिगर को तो आपको पता चलेगा, हमने ये माना है कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक आने में कितना समय लगता है, दैट इज T। ओके, क्लियर, आया समझ में। तो आप लिखेंगे चालक की कुल लंबाई अर्थात L में इलेक्ट्रॉन को आने में या जाने में, जो भी है, आने में लगा समय कैसे निकालेंगे, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है L, चाल कितनी है, चाल, या सॉरी यहाँ चाल की जगह वेग यूज कीजिए, अनुगमन वेग यूज कीजिए, क्या आ जाएगा VD। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास कुल आवेश Q भी आ गया, आपके पास समय T की वैल्यू भी आ गई। ये समझ में आया आपको कि भाई यहां से लेकर यहां तक आने में समय में, क्योंकि हमें तो VD की एंट्री करानी है ना, अनुगमन वेग की एंट्री करानी है, तो अनुगमन वेग की एंट्री कराने का इससे अच्छा तरीका और क्या है कि हम यहां से यहां तक आने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लग रहा है वो निकाल लें, दूरी बटे चाल करके। दूरी L है, चाल की जगह अनुगमन वेग ले रहे हैं, वो VD है। ओके, तो अब आप इसको रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। सो एक से क्या आ जाएगा आपका, बोलिए, एक से आ जाएगा आपका I इक्वल टू क्यू की जगह NaLe अपॉन VD। ओके, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो I इक्वल टू आ गया N E, पहले ले लेता हूं A और V और सफिक्स में D। VD तो समझ रहे हैं आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। तो आपने इस तरीके से धारा अर्थात I और अनुगमन वेग अर्थात VD में संबंध स्थापित कर लिया। इसे क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए। कभी कभी इसी क्वेश्चन में धारा घनत्व के लिए भी सूत्र स्थापित करते हैं। तो धारा घनत्व J इक्वल टू आपको मालूम है I अपॉन A होता है, तो J इक्वल टू I की जगह आप NeAVD लिख करके अपॉन करिए A, तो यहां से J की वैल्यू कितनी आ गई, NeVD। ओके, ये आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध भी इसी के साथ संपन्न हो गया। अब बताइए, समझ में आया आपके, कहीं कोई प्रॉब्लम हो? मैंने इस डेरिवेशन में हर चीज़ को समझाने की कोशिश करी है, उसके बाद भी अगर कहीं पर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप उसके लिए इसी वीडियो को दोबारा देखिए,
जब आप इसे 1-2 बार देखेंगे और थोड़ा सा सोचेंगे साथ में, तो आपके 100% ये समझ में आएगा। ना समझ में आने का तो कोई मतलब है नहीं, बिल्कुल ईजी है ये। और जब आप मेरे द्वारा कहे हुए वाक्यों को भी सुनेंगे तो आपको 100% ये समझ में आएगा। चलिए इसको उतारिए अब।